कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट नंबर 21। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आप लगातार ऐसे ही मॉक टेस्ट करते रहिए। एक दिन जब आएगा जब आप बहुतों से आगे निकल चुके होंगे। बहुत से लोग बहाने मारे बैठे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। वो सिर्फ बहानेबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको सिलेक्शन पाना है तो अभी से पढ़ाई शुरू करिए और निरंतर करते रहिए। जितनी निरंतरता आपकी पढ़ाई में रहेगी उतनी ही ज़्यादा आप कामयाबी के नज़दीक होंगे। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं वीडियो के दौरान, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 21 और आज का आपका प्रश्न है कि मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य क्या है। मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य क्या है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं। बताइए, हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं। ऑप्शन है 16, बी 12, सी 8, डी 5। जल्दी से बताइए, गरिमा बैच में ये पढ़ाया जा गया है तो आप लोगों को पता होगा। बताइए, हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं। तो ए 16 है, बी 12 है, सी 8 है, डी 5 है। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। क्लियर है आपको? 51 का 8 ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें उत्तर है 8। क्लियर है आपको? तो हिंदू धर्म में व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। इसमें परिग्रहण संस्कार को विवाह संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार के कुल 8 परंपरागत स्वरूप माने जाते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, छठा है असुर विवाह और सातवां है राक्षस विवाह। इसके अलावा फिर आता है 8वां जो कहलाता है पिशाच विवाह। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। ए एड्स HIV, बी मलेरिया प्लाज्मोडियम, सी टीबी माइकोबैक्टीरियम और डी हैजा इन्फ्लुएंजा। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 52 का? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, हैजा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो 52 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हैजा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये इसका कारक नहीं है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है तथा टीबी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। जबकि हैजा रोग विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 53। 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है। बताइए, 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है। ए प्रथम दिन, बी 14वें दिन, सी 5वें दिन,
डी 28वें दिन। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है। ए प्रथम दिन, बी 14वें दिन, सी 5वें दिन, डी 28वें दिन। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 53 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 14वें दिन। क्लियर है आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 14वें दिन होता है। तो स्त्रियों में अंड जनन अंडाशयों एवं गर्भाशय में विविध परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, जिसे रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं इंग्लिश में, जिसे रजोधर्म या मासिक चक्र कहते हैं। क्लियर है आपको। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, अग्रपीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि तथा स्वयं अंडाशयों द्वारा स्रावित हार्मोन्स इस चक्र को नियंत्रित करते हैं। इस चक्र का समय सामान्यतः 24 एवं 35 दिनों, न्यूनतम 20 दिन तथा अधिकतम 45 दिन का, परंतु औसतन 28 दिन का होता है। क्लियर है आपको। मासिक धर्म में प्रारंभ होने के 12 से 14 दिन के उपरांत अंडाशय से अंडा यानी कि ओवम निकलता है। इस प्रक्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं, जो सामान्य रूप से 4 से 6 दिन तक चलता रहता है। क्लियर है आपको। तो 12 से 14 दिन के बाद अंडाशय से अंडा निकलता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। बताइए, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन है, यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसकी सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। बी ऑप्शन है, यह एक प्रकार का विषय है इसलिए इसे पढ़ना चाहिए। सी है, इसमें बच्चों का मनोरंजन होता है। या डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। या बी ऑप्शन, यह एक प्रकार का विषय है इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। या सी ऑप्शन, इसमें बच्चों का मनोरंजन होता है। डी उपयुक्त सभी। तो 54 में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 का ए ऑप्शन आपका सही है। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। क्लियर है। तो बहुत से लोग इसी में उलझे रहते हैं, इसलिए उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, ऐसा समाजशास्त्र कहता है। यौन शिक्षा मानव यौन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, यौन संयम और गर्भ निरोधक सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित निर्देशों व अनुदेशों का कहा जाता है। क्लियर है आपको। तो इतनी चीजें यौन शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। बालकों को यौन शिक्षा बच्चों के माता पिता, संरक्षक, औपचारिक विद्यालय कार्यक्रमों व सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से दी जाती है। बालकों को यौन शिक्षा प्रदान करने से उनके अंदर जो कुछ जानने की जिज्ञासा होती है वह शांत हो जाती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। ऐसा ना करने पर उनके विकास में अनेक बाधाएं आती हैं। क्लियर है आपको। तो उन्हें सूचनाएं गलत माध्यम से पता चलती हैं और गलत तरीके से पता चलती हैं, अगर उन्हें सही माध्यम से सूचनाएं ना पहुंचाई जाएं। 55वां क्वेश्चन है आपका, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। बताइए, बालकों में, जब भी यहां पर बालकों लिखा हो उसमें बच्चे की बात होती है, लड़का और लड़की दोनों की बात होती है। ठीक है। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ए 1 से 3.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3.5 नहीं 1.5 वर्ष। ठीक है। 3/2 मतलब 1.5 वर्ष, 1.5। क्लियर है आपको। ये बराबर हो जाएगा 1.5 के। तो 1 से 1.5 वर्ष के बीच में, या 1.5 से 2 वर्ष के बीच में, या 2 से 3 वर्ष के बीच में, या 3 से 4 वर्ष के बीच में। बताइए, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। तो 1.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, तो ये भी 1.5 होता है। क्लियर है आपको। 1.5 जिसे इंग्लिश में कहेंगे। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। बताइए। तो 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 3 से 4 वर्ष की उम्र में या आयु में बालकों में, यानी कि लड़का और लड़की में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगता है। क्लियर है आपको। तो बालकों में 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ईर्ष्या के मूल्य में अप्रसन्नता होती है। जो मूल होता है, जो जड़ है ईर्ष्या की, वो अप्रसन्नता होती है और इसकी उत्पत्ति क्रोध से होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या अधिक होती है। क्लियर है आपको। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या अधिक होती है। लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या का अंकुरण बालक में प्रारंभ हो जाता है। अन्य अवस्था की अपेक्षा ईर्ष्या की मात्रा 3-4 वर्ष की अवस्था में अधिक होती है। क्लियर है आपको। तो एक एक चीज आपको बस समझते रहना है और ज्यादा कुछ खास नहीं करना है।
लगातार आप इन प्रश्नों को देखते रहेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपके मन में ये चीजें बैठने लगेंगी और एक दिन आएगा ऐसा जब हर प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको इन प्रश्नों को बार बार देखना होगा। 1000 से 1500 प्रश्न जिस दिन आप कर लेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे। अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है, पेरिकार्य या रेनिल या क्यूटिकल या एपीमाइसिन। बताइए अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण को क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न में से क्या है? तो 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्यूटिकल। क्लियर है आपको? क्यूटिकल ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। क्यूटिकल अंडे के छिलके का संरक्षक आवरण कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका भी कहते हैं, यह काफी दृढ़, कड़ा, अर्धपारदर्शक, सरंध्र एवं कठोर होता है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है। यह अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है तथा अंडे से जीव को विकसित करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 57। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? बताइए। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी लौह तत्व, डी कैल्शियम। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? बताइए। तो जब ऐसे ऑप्शन आपको दिए हों तो जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो कभी होगा नहीं सही। जब ये देखिए बी वाला, सी और डी उसी से मिलते जुलते हैं, तो चौथा जो ऑप्शन होता है जो सबसे अलग होता है वो सही नहीं होता है। सामान्यता देखा जाता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको 2-3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम देगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, लौह तत्व एवं कैल्शियम। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 58। फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? यह प्रश्न मैं कई बार आपको करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग सही उत्तर देंगे। ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज, डी लैक्टोज। बताइए फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने ये प्रश्न सही किया, आपको ये प्रश्न आता है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज, डी लैक्टोज। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 58 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज कहलाती है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? बताइए। बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? ए 22%, बी 3%, सी 40.50%, डी 55%। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 59 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी, 3% पाई जाती है। क्लियर आपको? 3% बियर में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। बताइए क्या होता है? प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा क्या प्राप्त होता है? ए खनिज लवण, बी वसा, सी प्रोटीन, डी उपरोक्त सभी। तो प्राणिज भोज्य पदार्थ मतलब इसमें आपका मांस आ जाएगा, ठीक है, और अंडा आ जाएगा, दूध आ जाएगा, ठीक है। और जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं, आपकी दालें हो जाएंगी, सब्जियां हो जाएंगी, फल हो जाएंगे, ये वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इन सबसे क्या प्राप्त होता है? ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। खनिज लवण भी प्राप्त होता है, वसा भी प्राप्त होती है, प्रोटीन भी प्राप्त होता है, विटामिन भी आपको प्राप्त होते हैं। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 60 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि एवं एंजाइम में विकृति हो जाती है? बताइए। खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृति हो जाती है? ए अपयूयन, बी वर्णहीन करना, सी निर्जलीकरण करना, डी अचार बनाना। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है?
तो 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, निर्जलीकरण करने में एंजाइम नष्ट हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 62 यानी कि 62। जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, डेक्सट्रिनाइजेशन, बी, रिट्रोग्रेडेशन, सी, मार्बलिंग, डी, सिनरेसिस। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, डेक्सट्रिनाइजेशन, बी, रिट्रोग्रेडेशन, सी, मार्बलिंग और डी, सिनरेसिस। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 62 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सिनरेसिस। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिरके में पाया जाता है, बताइए, एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 63 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? ए, शार्प फ्रीजिंग, बी, डी, हाइड्रो फ्रीजिंग, सी, स्लो फ्रीजिंग, डी, त्वरित फ्रीजिंग। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 64 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा है? बी, डी, हाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। क्लियर है आपको? डी, हाइड्रो फ्रीजिंग कहलाता है। 64 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? बताइए, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ए, ऑस्टियोमलेशिया, बी, ऑस्टियोपोरोसिस, सी, छाती रोग, डी, अस्थि विकृति। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो बी ऑप्शन सही है आपका, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी उत्पन्न होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक शिशु को स्तन्य मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है? 8 माह या 6 माह या 10 महीना या 7 महीना। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, एक शिशु को स्तन्य मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है? तो 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मां का दूध छोड़कर अन्य पदार्थ दिए जाने लगते हैं, उसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 67। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। ए, प्रार्थना गीत के साथ, बी, फिल्मी गाने के साथ, सी, भाषण के साथ, डी, लड़ाई के साथ। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, प्रार्थना गीत के साथ या फिल्मी गाने के साथ या भाषण के साथ या लड़ाई के साथ। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 67 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या है? प्रार्थना गीत के साथ। क्लियर है आपको? विकास का क्रम क्या है? बताइए, जो विकास का क्रम है वो क्या है? ए ऑप्शन में धड़, पैर, गर्दन, सिर, मुख, बी ऑप्शन में मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर, सी ऑप्शन में है सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्भावस्था है उसके दौरान विकास का क्रम आपसे पूछा गया है, बताइए क्या सबसे पहले बनता है? तो अगर वो आप पहचान लेंगे फिर आप तय कर लेंगे सबसे बाद में क्या बनता है। दो चीजें आप तय कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। तो 68 का कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही है? सबसे पहले सिर बनता है और सबसे बाद में पैर बनता है। ठीक है, तो 68 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हरलाक के अनुसार
शैशवावस्था कितने दिनों तक की होती है? बताइए। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कितने दिनों तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, या जन्म से 2 सप्ताह तक, या जन्म से 1 वर्ष तक, या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक? बताइए। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कितने दिनों की होती है? बाल विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 69 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है। जन्म से 2 सप्ताह तक क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। क्लियर है आपको? 69 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन हरलाख के अनुसार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही होता है। इसके अलावा जो रॉस थे उन्होंने शैशवावस्था की अवस्था 1 से 3 वर्ष तक बताई है। कालसिग ने नव शैशवावस्था जन्म से 4 सप्ताह तक बताई है। ठीक है, तो इसी तरह सबने अपनी अलग अलग बताई है। और शैले ने तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक बता दी है। तो सबने अलग अलग बताई है। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। क्लियर है आपको? तो 69 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका अगला, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? वृद्धि है, या विकास है, या दोनों है, या मानव मितीय है? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 70 का? तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब 3 ऑप्शन एक जैसे हों तो चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा उत्तर। तो यहां भी चौथा ऑप्शन आपका नहीं है। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि। ठीक है, क्या है? शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब वृद्धि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लगभग किस उम्र में बच्चे अपना मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? बताइए। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? ए ऑप्शन 1.5 वर्ष, बी 2.5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2 वर्ष। क्लियर है आपको? 2 वर्ष आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और इस आयु में वह मलमूत्र पर नियंत्रण आरंभ कर देते हैं। विकास क्रम में बालक मल त्याग की क्रिया पर नियंत्रण पहले तथा मूत्र त्याग की क्रिया पर नियंत्रण बाद में सीखता है। मलमूत्र नियंत्रण स्नायुविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालकों को मलमूत्र नियंत्रण की शिक्षा उस समय से प्रारंभ कर देनी चाहिए जब बालक बिना किसी सहारे के आसानी से बैठने लगे। सामान्यतः यह शिक्षा 8वें माह से प्रारंभ करनी चाहिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 72, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए। स्पीयरमैन है, या बकिंघम है, या टर्मन है, या अल्फ्रेड बिने है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से बताइए। स्पीयरमैन, या बकिंघम, या टर्मैन, या अल्फ्रेड बिने? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, अल्फ्रेड बिने है। क्लियर है आपको? अल्फ्रेड बिने है। तो बुद्धि एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है और इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। समझ रहे हैं आप? बस आपको लगातार पढ़ते रहना है और कुछ नहीं करना है। डरेंगे तो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। डॉट 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 यह मूल्य का एक साधन है। बताइए यहां रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ए भाषा भरी जाएगी, या बी संस्कृति भरी जाएगी, या सी स्त्री भरी जाएगी, या डी पुरुष भरा जाएगा? बताइए। यह मूल्य का एक साधन है। तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 73 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, भाषा। क्लियर है आपको? भाषा भरा जाएगा। तो भाषा यानी कि लैंग्वेज मूल्य का एक साधन है। मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को स्वयं समझने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका 74। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास डॉट 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 होता है। बताइए कौन सा विकास होता है शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का? क्रियात्मक विकास या संवेगात्मक विकास या रचनात्मक विकास या सामाजिक विकास? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास कौन सा विकास होता है? तो 74 का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए ऑप्शन सही है, क्रियात्मक विकास होता है। क्लियर है आपको? तो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशीय नियंत्रण से होता है। क्लियर है आपको? तो पेशीय नियंत्रण जन्म के समय तथा उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे नहीं कर पाते हैं, परंतु धीरे धीरे विकास के साथ साथ पेशीय नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ होती है। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं क्या हैं? क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। क्लियर है आपको? क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है और क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 75। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के कारण क्या है? बताइए प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के कारण क्या है? ए श्वासवारोध, बी जन्मजात असमानताएं, सी संक्रमण, डी उपर्युक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? ए श्वासवारोध, बी जन्मजात असमानताएं, सी संक्रमण, डी उपर्युक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? तो 75 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, श्वास अवरोध से यानी कि श्वास रुकने की वजह से, जन्मजात असमानताएं जो होती हैं उनकी वजह से, और कोई संक्रमण हो गया, कोई बीमारी लग गई तो उसकी वजह से भी प्रथम 4 सप्ताह में मृत्यु हो जाती है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण श्वासवारोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण आदि होते हैं। अतः बाल मृत्यु की इतनी गंभीर समस्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिशु स्वास्थ्य रक्षा की ओर समुचित ध्यान दिया जाए। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो अगर आपको अपना सपना सच करना है और अगर आपने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप एमसीक्यू की पीडीएफ चाहते हैं, आप वन लाइनर नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका प्रगति बैच से जो हमारे चैनल पर चल रहा है। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279 पर प्रगति लिखकर आपको भेजना है। इसकी ओरिजिनल फीस तो 352 रुपए है, लेकिन आपको नवरात्रि ऑफर के तहत सिर्फ 280 रुपए देकर इस बैच से जुड़ जाना है और इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है इस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करने का और आप एमसीक्यू पीडीएफ की तलाश में हैं, वन लाइनर्स नोट्स की तलाश में हैं और इसके अलावा आप जो मॉक टेस्ट कराए जाएंगे गरिमा बैच में उसकी तलाश में हैं, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका प्रगति बैच से। मात्र 280 रुपए में निश्चित रूप से आपका लाभ होने वाला है। सफलता का मूल मंत्र आपको मिलेगा मात्र 280 रुपए में। तो इससे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रगति लिखकर भेजना है आपको और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो क्विक रिवीजन क्लासेस आपकी तैयारी के लिए सदा तत्पर है और निश्चित रूप से आपके लिए अलग से मेहनत की जा रही है। निरंतरता आपके सिलेबस में दिखाई जा रही है और गरिमा बैच में बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप गरिमा बैच नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारणवश आपकी फीस ज़्यादा हो सकती है, तो कम फीस में आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। वन लाइनर्स नोट्स दिए जाएंगे, एमसीक्यू पीडीएफ दी जाएगी प्रगति बैच में। तो मात्र 280 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्लियर है आपको? तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 का यह 21वां मॉक टेस्ट आज आपका संपन्न हुआ। कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया कि मुख्य सेविका के कार्य कौन से हैं, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर है आपको? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।